जय हिंद दोस्तों। मेरी शुभकामना है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त रहें, जीवन में मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त करें, बुलंदियों को छुएं, अपने भारत का नाम संसार में उजागर करें, रोशन करें, आपके जीवन में खुशहाली आए। अब जरा टॉपिक की बात हो जाए। आज जिस टॉपिक पर हम लोग वार्तालाप करेंगे ये 2 पार्टों में रहेगा। पहला एक बहुत छोटा सा पार्ट है, ये मोहम्मद गोरी की ऐतिहासिकता के बारे में है कि भाई मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ी सी उनका बैकग्राउंड जान लीजिए, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी जो हम लोग कहते हैं, दरअसल इसका नाम था मुइजुद्दीन मुहम्मद शिहाबुद्दीन मुहम्मद मुहम्मद बिन साम, यानी तीनों नामों में मोहम्मद लगा हुआ है। और ये गोर राज्य का था और हिंदुस्तान पर आक्रमण करता था। तो हम लोगों के पूर्वज जो थे इसे मोहम्मद गोरी कहते थे और मोहम्मद गोरी नाम से हम लोग आज भी अध्ययन करते हैं। लेकिन अब परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान दीजिए, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए मोहम्मद गोरी का असली नाम क्या था, तीनों में से एक रहेगा। मुइजुद्दीन मोहम्मद ए हो गया, बी सी डी और कुछ रहेगा। तो तीनों नाम आप जानते रहो, मुइजुद्दीन मोहम्मद, शिहाबुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद बिन साम, ठीक। इसको मत भूलिएगा। अब आगे ध्यान दें, दरअसल ये गोर राज्य का पहाड़ी क्षेत्र गजनी और हेरात के बीच स्थित था, जो कि वर्तमान में देखा जाए अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक। और यहां के निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वह बौद्ध धर्म जो हिंदुस्तान में अस्तित्व में आता, जिसकी जन्मभूमि हिंदुस्तान है। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का अध्ययन किया गया है। उनमें से कुछ प्रमुख हैं जो कि एंशिएंट जब पढ़ाएंगे तो वहां आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर यह ध्यान रखें कि गोर राज्य के निवासी जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। महमूद गजनवी ऐसा पहला आक्रमणकारी सुल्तान था जिसने गोर पर आक्रमण करके वहां के निवासियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध इस्लाम धर्म में तब्दील कर दिया। सुल्तान महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात गोर राज्य में एक वंश है जिसका नाम है संसबनी वंश, कहीं कहीं संसवनी भी लिखा रहता है, ठीक है। तो इसके उत्थान में सहयोग करता है, क्योंकि जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है, उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों के समय पूरे गजनी साम्राज्य में कानून व्यवस्था तहस नहस हो जाती है, चरमरा जाती है। जगह जगह विद्रोह होने लगते हैं, चोरी लूटपाट की घटनाएं होने लगती हैं, जघन्य अपराध होने लगते हैं। तो गोर के लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। तो गोर के लोगों ने सोचा क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। तो उस समय गोर के 3 भाइयों का जिक्र आता है। एक का नाम है कुतुबुद्दीन, दूसरे का नाम है सैफुद्दीन और तीसरे का नाम है अलाउद्दीन। ये 3 भाई थे। ये सरदार कबीले से संबंधित थे। तो ये जो तीसरा भाई था छोटा अलाउद्दीन, व्यापार के सिलसिले में पड़ोसी राज्य में गया हुआ था। दोनों भाई थे कहां? गोर में, कुतुबुद्दीन और सैफुद्दीन। और ये जन जागरण अभियान चला दिए पूरे गोर में कि अगर आपको स्वतंत्र होना है तो ये बहुत सुअवसर है, क्योंकि महमूद गजनवी का जो अयोग्य उत्तराधिकारी है उसके वंशज का बहराम शाह,
इसकी अयोग्यता का लाभ उठाकर हम लोग स्वतंत्र हो जाएं। तो गौर के नागरिकों ने कुतुबुद्दीन और सैफुद्दीन के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, जोश में आकर के तत्काल। लेकिन बहराम शाह ने इस विद्रोह को सख्ती से कुचलवा दिया। कुतुबुद्दीन और सैफुद्दीन को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकवा दिया कि गौर की जनता ध्यान रखे, अगर किसी ने दोबारा विद्रोह करने का दुस्साहस किया तो उसका भी यही हश्र होगा। एकदम भय का माहौल व्याप्त हो गया। उधर जो इनका छोटा भाई अलाउद्दीन हुसैन व्यापार के सिलसिले में बाहर गया था। भाई उस जमाने में देखा जाए तो मोबाइल वगैरह सब सुविधा तो थी नहीं, उसको कोई सूचना ही नहीं थी। जब वह वापस लौटता है गौर राज्य में तो देखता है कि ऐसा कोई घर नहीं है जहां एक दो लोग ना मारे गए हों उस युद्ध में। मातम का माहौल चारों ओर है और उसे पता चलता है कि उसके दोनों भाइयों की बहराम शाह ने सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी थी। अब इसके मन में भी आता है कि भाई उनसे तो बदला लेना है बहराम शाह से। लेकिन ये ऐसा नहीं था जैसे आजकल रहता है, या कुछ लोग होते हैं जोश में आकर के ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, बाद में कुछ नहीं कर पाते हैं। एक शेर है ना गालिब का, हर साख के कांधे पर कलियों का जनाजा है, हर साख के कांधे पर कलियों का जनाजा है, लोग शोर मचाते हैं जब तक लहू ताजा है। तो ऐसा नहीं था यहां। इस अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी के नागरिकों को एकत्र किया और कहा कि देखो, आप लोगों ने जो आक्रमण किया था, गजनी की शक्ति दुर्बल हुई है, लेकिन सही रणनीति का अभाव था जो पराजित हुए। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस गौर राज्य में जो गजनी साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी हत्या करना है, ठीक है। और जो गौर का गद्दार है, गौर का गद्दार का मतलब गौर का नागरिक है लेकिन धन के लालच में गद्दारी करता है, सबसे पहले तो हमें इसकी हत्या करना है। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर, और फिर निश्चित तौर पर हम लोगों की विजय हुई। अलाउद्दीन हुसैन के नेतृत्व में गौर के नागरिकों ने एक रणनीति के तहत विद्रोह किया और विजयी रहे। गजनी का जो साम्राज्य गौर तक फैला हुआ था, यह समाप्त हो गया। अब इसके बाद अलाउद्दीन ने कहा कि हम लोग अगला आक्रमण कहां करेंगे, गजनी राजधानी पर। और ये लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से आक्रमण करते हैं। बहराम शाह बुरी तरह पराजित होता है और अलाउद्दीन हुसैन सार्वजनिक रूप से सबके सामने उसकी हत्या कर देता है और इसके बाद कहता है कि यामिनी वंश का महमूद गजनवी, जो विश्व के विभिन्न देशों पर आक्रमण किया था, वहां से अकूत संपत्ति लूट कर लाया था, इस गजनी को दुल्हन की तरह सजाया था। तो गजनी को लूट लो, पूरा भयंकर लूट मार करवाया। कहा लेकिन अभी भी इमारतें शेष हैं बची, कहा आग लगा दो। 7 दिनों 7 रातों तक गजनी को जलाया इसने, 7 दिनों 7 रातों तक गजनी को जलवाया। विश्व इतिहास में देखा जाए अलाउद्दीन हुसैन को उपाधि मिली जहां सूझ। जहां सूझ का मतलब होता विश्व दाहक। तो आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जहां सूझ उपाधि निम्नलिखित में से किसकी थी, तो थी अलाउद्दीन हुसैन की। और गजनी के शासकों का वंशज खुसरू शाह जो था, अपनी जान बचाकर अपने समर्थकों के साथ पंजाब भाग आया और लाहौर को राजधानी बना करके उसने शासन संचालन अपना आरंभ किया। जब अलाउद्दीन हुसैन बूढ़ा हो गया तो उसने अपने
चचेरे भाई गियासुद्दीन को उत्तराधिकारी घोषित किया और गियासुद्दीन ने गजनी राज्य अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन मुहम्मद को प्रदान कर दिया। दोस्तों, यही वह मोहम्मद गोरी है, यानी शिहाबुद्दीन मुहम्मद उर्फ मुइजुद्दीन मुहम्मद उर्फ मोहम्मद बिन शाम। देखिए, पीसीएस में प्रश्न पूछा भी गया था, निम्नलिखित में से किसे मोहम्मद बिन शाम नाम से जाना जाता था, तो यही था मोहम्मद गोरी। तो उसने इस मोहम्मद गोरी को प्रदान कर दिया कि भाई ये गजनी राज तुम्हारा है। अब मोहम्मद गोरी ने क्या किया, 12वीं शताब्दी में आक्रमण करके गजनी साम्राज्य का विस्तार किया, क्योंकि अब गजनी राज तो मोहम्मद गोरी का हो गया। और जब तक उसका बड़ा भाई जीवित रहा, गजनी के उधर गोर क्षेत्र या कहीं पर अन्य आक्रमण नहीं किया, अपने बड़े भाई का इसे हमेशा सम्मान किया। अब मोहम्मद गोरी ने क्या किया, दक्षिणी अफगानिस्तान का भूभाग जो कि पहले गजनी का था, इसके बाद देखा जाए मुल्तान है, पंजाब है, इन सब पर आक्रमण किया, आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लिया। अब उसको लगा कि हिंदुस्तान के उन बड़े बड़े उत्तर भारत के राज्यों पर अब हमें आक्रमण करना है और विशाल साम्राज्य की स्थापना करना है। यहां यह ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गोरी के कोई औलाद नहीं थी। एक आध दो बार लोगों ने कहा कि आप इतने भूभागों पर आक्रमण कर रहे हैं, विश्व के विभिन्न देशों पर, अरे आपके बाद इसका कौन वारिस होगा? तो उसने कहा, लोगों के 2-4 बच्चे हो सकते, मेरे सैकड़ों बच्चे हैं। दरअसल गुलामों के व्यापारी जो छोटे छोटे बच्चों को गुलाम के रूप में खरीद लेते थे, माँ बाप गरीबी के कारण अपने बच्चों को बेच देते थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि ये गुलामों का व्यापारी हमारे बच्चों को अच्छा भोजन देगा, इन्हें अच्छी शिक्षा देगा, युद्ध का अच्छा प्रशिक्षण दिलाएगा, आगे इनका भविष्य बहुत अच्छा है। और गुलामों के व्यापारी की वही दशा थी दोस्तों, जैसे बकरा पालने वाला बकरा पालता है, उसको खिला पिलाकर मोटा करेगा और बाद में उसको कसाई को बेच देता है, ठीक है। तो गुलामों का व्यापारी भी क्या करता था, इन गुलामों को बेच देता था, बहुत सारे खरीदार खरीदते थे और जो गुलाम जितना योग्य होता था उसकी उतनी ही कीमत मिलती थी। और जैसा कि आप आगे देखेंगे, हिंदुस्तान में जो विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई है दिल्ली सल्तनत की, जिसको आप अध्ययन करते हो, ये मोहम्मद गोरी के गुलामों ने ही तो किया था। आज 2025 खत्म हो रहा, 2026 लगने वाला है, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं 29 दिसंबर 2025 को, 2026 लगने वाला है, ठीक है। हम लोग आज भी मोहम्मद गोरी को याद करते हैं, है ना। तो मोहम्मद गोरी के समय भारत की क्या स्थिति थी, विशेषकर उत्तर भारत की, और देखा जाए स्थापत्य कला की बात भी करेंगे, सिक्कों की भी बात करेंगे, प्रमुख आक्रमणों की बात करेंगे, साहित्य की बात करेंगे, वो अगले पार्ट में करेंगे, मोहम्मद गोरी पार्ट 2। ठीक है, धन्यवाद।